नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो में आपके टैक्स से जुड़े जो छोटे छोटे सवाल हैं, उलझने हैं, वो हम इस शो के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा फ़ोन लाइन भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है 1 जुलाई से जो नए नियम आए हैं क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स लगाने की, और इसके अलावा जो बिजनेस गिफ्ट और वाउचर मिलते हैं आपको, उस पर भी वित्त मंत्री ने टीडीएस अनाउंस किया था, जो कि अब 1 जुलाई से लागू हो चुका है। तो इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, आप पर कितना असर पड़ेगा, कितना टैक्स आपको देना पड़ सकता है या फिर कितना आप बचा सकते हैं, इन सब तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स जानकार बलवंत जैन। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें 18 नाउ स्वदेश को। तो आज की शुरुआत तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझना चाहेंगे और थोड़ा पीछे जाकर हम इस पूरे टॉपिक को भी आपसे समझना चाहेंगे कि वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो कि वित्त मंत्री ने इसको अपने भाषण में इसका उपयोग किया था इस टर्म का, और क्रिप्टो करेंसीज, बजट 2022 के बाद क्या चेंज हो गया है, किस तरह का टैक्सेशन अब वहां पर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये तमाम एसेट्स? देखिए, बजट में जो आए प्रोविजन, उसके बाद में क्या हुआ, उसके पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि बजट आया उसके पहले क्या प्रोविज़न थे। मतलब जब ये 2022 के बजट में जो क्रिप्टो या जो डिजिटल असेट है उसके टैक्सेशन के स्पेसिफिक रूल आए हैं। उसके पहले क्या है, इनके टैक्सेशन के स्पेसिफिक रूल नहीं थे, तो जो जनरल टैक्सेशन के रूल है उसके हिसाब से टैक्स लगता था। मतलब अगर आपको एज एन इन्वेस्टमेंट रखा है वर्चुअल डिजिटल असेट और 36 महीने के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता, 20% का इंडेक्सेशन मिलता है। 36 महीने के पहले बेच दिया तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता था और आपकी रेगुलर इनकम में माना जाता। अभी बजट में जो प्रोविज़न आया उसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न आ गया कि आपका क्रिप्टो करेंसी का या ऑल डिजिटल वर्चुअल डिजिटल असेट पे जो प्रॉफिट होगा उस पे आपको फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, भले आपका इन्वेस्टमेंट रखते हैं या उसको आप एज ए बिजनेस ट्रीट करते हैं। पहले बजट आने के पहले जो प्रोविज़न थे उसमें अगर आप बिजनेस ट्रीट करते थे, ट्रेडिंग करते थे, तो आपको आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो भी अलाउ होते थे और वो बिजनेस हेड में जाता था। अभी आपका फ्लैट रेट है, 30% जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके। और इन तमाम एसेट्स पर जो भी लॉस और एक्सपेंस हम इंकर करते हैं, फिर उनका क्या होता है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न पूछा। देखिए, ऐसा है कि लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी बिजनेस में लॉस होता है तो वो प्रॉफिट के सामने एडजस्ट होना चाहिए और जो एक्सपेंसेज कर रहे हैं आप उनकर करने के लिए तो वो अलाउ होने चाहिए। पर जो ये डिजिटल करेंसी और ये जो डिजिटल असेट्स के ऊपर जो प्रॉफिट है उस पर आपको सेल के सामने, सेल कंसिडरेशन के सामने आपके सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही आप डिडक्ट कर पाएंगे। इवन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आपको एस्टैब्लिशमेंट के खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे। और इसके अलावा आपका एक कैटेगरी ऑफ असेट है, जैसे एक स्पेसिफिक डिजिटल करेंसी में आप डील कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट है और दूसरी डिजिटल करेंसी में लॉस है, तो वो लॉस भी उस प्रॉफिट के सामने एडजस्ट नहीं होगा। और इस साल तो एडजस्ट नहीं होगा, आप कोई भी डिजिटल असेट का जो लॉस है वो आप भविष्य में भी कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पाएंगे। मतलब गवर्नमेंट के लिए तो ऐसा चित भी मेरी और पट भी मेरी, प्रॉफिट है तो आप टैक्स भरो, लॉस है तो वो आपके हिस्से का रह गया। बिल्कुल। अब आते हैं जो इस नियम में बदलाव हुए हैं बलवंत जी, जिसकी कि हम बात भी कर रहे थे कि इस 1 जुलाई से जो नए टैक्स नियम इन पर आए हैं कि टैक्स डिडक्शन होगा। वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि वर्चुअल एसेट्स के लिए बिक्री के लिए किए गए भुगतान पर 1% टीडीएस लगाया जाएगा। इस तरह के काफ़ी कुछ नियम अनाउंस हुए थे। अब इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ नए बदलाव हुए, क्या क्या प्रोविजंस हैं टैक्स डिडक्शन से जुड़े इन तमाम एसेट्स पर?
देखिए पूजा, ऐसा है कि दो प्रोविज़न है। एक तो टैक्सेशन के प्रोविज़न है कि ये कब से टैक्स लगना शुरू हो गया, तो जो 30% का फ्लैट टैक्स है वो 1 अप्रैल और उसके बाद के ट्रांजैक्शन से उस पर लगना शुरू हो गया है। दूसरा जो प्रोविज़न आया है वो टीडीएस का प्रोविज़न आया है, मतलब जो 1 जुलाई से लागू हुआ, 1 जुलाई 2022 से। तो जो भी व्यक्ति डिजिटल असेट खरीदता है तो उसको जो सेलर है उससे उस पर 1% का जो है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यह मतलब जो टीडीएस का रूल बाद में आया है और जो डिजिटल असेट को 30% से टैक्स करने का रूल है वो पहले ही आ गया था। यह मैं वापस बताना चाहूँगा। बिल्कुल। अ, तो ये हम आपको फिर से ये नया नियम बता देते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की थी बजट में कि 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर निवेशकों को 1% टीडीएस का भुगतान करना होगा। भारत सरकार ने ये ऐलान किया था कि क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बिक्री पर 1 जुलाई 2022 से 1% टीडीएस लागू होगा, जिसमें कि वित्त मंत्री ने ये घोषणा भी की थी। तो पलवन जी, क्या ये जो डिडक्शन, ये जो टीडीएस है, ये क्या सभी को पे करना ज़रूरी है? किन किन पर ये लागू होगा? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो टीडीएस के लिए, जिसको टीडीएस काटना है उसके लिए 2 कैटेगरी रखी गई है। एक कैटेगरी तो वो है जो या तो बिजनेस नहीं करते हैं या जो अगर बिजनेस भी करते हैं और उनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या प्रोफेशन में है और उनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है, तो उनके लिए जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 50,000 रुपये, और ये 50,000 जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो पूरे साल के एग्रीगेट ट्रांजैक्शंस हैं। और जो दूसरी कैटेगरी है उनके लिए यह पूरी साल की एग्रीगेट लिमिट 10,000 है। मतलब बोले वो चाहे वो कंपनी हो, कंपनी भी अगर परचेज कर रही है डिजिटल असेट्स या पार्टनरशिप या एलएलपी, और जो 50,000 वाली लिमिट है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। मतलब मैं जैसे वापस कहना चाहूँगा कि अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल असेट है, तो आपकी 50,000 की लिमिट है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या प्रोफेशनल है और ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है, तो आपको 50,000 से ज़्यादा का अगर एग्रीगेट ट्रांजैक्शन हो गया और सामने वाले व्यक्ति के साथ में, तो ही यह टीडीएस काटना है 1% के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शन, ये कुछ रूल्स बताए, नियम बताए जिनको कि टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत है। वैसे तो टीडीएस हर किसी को डिडक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, अगर आप ये एसेट्स खरीद रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम भी बता गए, एक इनकम लिमिट है जिसको कि अभी हमने स्पेसिफाई किया है। यहाँ पर पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है क्या? यहाँ पर ये भी एक क्लैरिटी आपसे लेना चाहेंगे। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो सेलर है उसको अपना पैन कार्ड का डिटेल है वो बायर को देना पड़ेगा। अगर वो पैन कार्ड का डिटेल नहीं देता है या अगर उसने अपने पिछले साल का जो ड्यू रिटर्न है वो फाइल नहीं किया है और उसका कुल टीडीएस सब सोर्स से मिला के 50,000 से ज़्यादा है, तो बायर को 1% नहीं पर जो हायर रेट एप्लीकेबल होगी उसके हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो सेलर का पैन नंबर होना ज़रूरी है, और नहीं होगा तो उसका टीडीएस भी ज़्यादा कटेगा, और चूंकि उसका पैन नंबर नहीं होगा तो उसका जो 26AS में वो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा वो टीडीएस, तो टीडीएस उसकी जेब में से चला जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा पूजा कि ये जो टीडीएस है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे है, भले सामने वाले को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आपका ट्रांजैक्शन हुआ, भले आपने 1 लाख में खरीद के 50 लाख में बेच रहे हैं तो भी आपका उसके ऊपर 1% का टीडीएस कटेगा, और जो टीडीएस काटना है वो आपका जीएसटी वगैरह या दूसरे चार्जेस वगैरह कम करने के बाद में जो नेट कंसीडरेशन आप पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर करना है। बिल्कुल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया इस डिस्कशन में। और पैन कार्ड का ये जो नंबर है, डिटेल्स है, वो भी सेलर को यहाँ पर देनी ज़रूरी है। तो ये जो टीडीएस प्रोविजन से जुड़े नियम हैं, ये क्या रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों पे एक ही तरीके से, सामान्य तरीके से अप्लाई होते हैं, या फिर इनके लिए भी कुछ अलग अलग नियम सरकार ने बताए हैं? नहीं, देखिए ऐसा है पूजा कि जो नॉन रेसिडेंट है, मतलब जो कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है,
तो उसके लिए सेक्शन 195 कितने ही सालों से है और वो सब प्रकार के पेमेंट पे लगता है। और ये जो डिजिटल असेट पे टीडीएस का है वो स्पेसिफिक रूल है। तो चूंकि नॉन रेसिडेंट पे को तो कोई भी पेमेंट हो उसके रेमिटर को टीडीएस काटना ही पड़ता है। तो यह वाला जो प्रोविज़न है जो 1 जुलाई से लागू होगा वो रेसिडेंट रेसिपिएंट पे ही लागू होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो नए नियम लागू होंगे ये रेसिडेंट पर लागू होंगे। अब इसके बाद ये भी समझना चाहेंगे कि जो टीडीएस प्रोविज़न नया इंट्रोड्यूस किया गया इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्योंकि हमने देखा था क्रिप्टोज जैसे तो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। वीडीए की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो ये काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, तो इसको किसी तरह एक रेगुलेशन करने की भी ज़रूरत पड़ गई थी। लेकिन ये सारे प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए, टैक्स स्ट्रक्चर में तो आ ही गया था, फिर बाद में टीडीएस भी उस पर लगाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए ऐसा है पूजा कि आपका टैक्स इम्पोज करने से ज़रूरी नहीं कि जिसको इनकम हो रही है वो उसको कंप्लाई करेगा और अपना रिटर्न में डिक्लेयर करेगा, क्योंकि क्रिप्टो से या डिजिटल एसेट से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कुछ नहीं था। मतलब जो सेलर है या एक्सचेंज है वो कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं करता था, तो गवर्नमेंट को कोई डेटा नहीं मिलता था। अब आप देखिए कि जो टैक्सेशन है वो 30% है और टीडीएस 1% है। तो गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है वो जो टैक्सेबल है उस पर रेवेन्यू कलेक्ट करने की नहीं है, पर 1% अगर टैक्स कट जाएगा तो वो ट्रांजैक्शन है वो नेटवर्क में आ जाएगा और जो सेलर है उस पर उसके जो अकाउंट में टीडीएस कटा है वो उसके 26 और या एआईएस में दिखेगा। तो उसको उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो वो ट्रांजैक्शन उसको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में बताना पड़ेगा। नहीं तो इसके पहले क्या होता था कि अगर 26 ईयर्स में नहीं आया, गवर्नमेंट के पास अगर डिटेल नहीं पहुंची है तो लोग ऐसे ट्रांजैक्शन बताते भी नहीं थे। सर चलिए मैं आगे अगले टॉपिक पर भी जाऊंगी। बिजनेस गिफ्ट और वाउचर पर भी टीडीएस के नए नियम आए हैं, ये भी हम आपको बता दें कि वो भी 1 जुलाई से लागू होने वाला है। इस नियम को भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन बलवंत जी आपसे एक क्रिस्प में समझना चाहेंगे। अभी जैसे जो भी निवेशक हैं, जो भी दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, ये जो नया नियम आया हुआ है, जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं उनको टॉप किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या अहम बातें उनको अपने दिमाग में बैठानी चाहिए अगर वो क्रिप्टो या वीडीएस में ट्रेड कर रहे हैं? तो देखिए पूजा, मेरी राय में तो मैं तो जो ये क्रिप्टो या डिजिटल जो असेट्स है उसमें निवेश करने का हिमायती नहीं हूँ। तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि आप निवेश करें ही नहीं। और अगर आप निवेश कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि जो आपका टीडीएस काटने का जो रिक्वायरमेंट है, आप अगर परचेज कर रहे हैं तो टीडीएस वगैरह काटिए। टीडीएस को महीना ख़त्म होने के बाद 30 दिन के भीतर गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दीजिए और जिसके के खाते में से टीडीएस काटा है उसको उसका टीडीएस सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। आपको जो टीडीएस का रिटर्न सबमिट करना है, टीडीएस का रिटर्न टाइम टू टाइम सबमिट कर दीजिए। परंतु मेरा सुझाव है कि आप जो रेगुलेट होती है एसेट, जैसे म्यूचुअल फंड है, शेयर्स वगैरह है, वो सेबी द्वारा रेगुलेट होता है, या जैसे बैंक की एफडी वगैरह है वो भी आरबीआई द्वारा रेगुलेट होती है। तो आप ऐसी जो रेगुलेटेड एसेट क्लास है उसमें निवेश करिए। और ये आप देख लीजिए, जैसे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो पिक से 25-27% आ गया। एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, पर जो लोग कहते थे अरे ये तो एकदम इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, वो सब लोग रो रहे हैं। और जो सोशल इन्फ्लुएंसर एडवाइस करते थे कि बिटकॉइन में या क्रिप्टो में पैसा डालना चाहिए, वो भाग गए हैं। मतलब वो अभी एडवाइस दे ही नहीं रहे हैं इस मामले में। बिल्कुल, पॉइंट टेकन। वैसे तो सब हमने इसके पहले इनफैक्ट उस पर शो भी किया था बलवंत जी की टैक्स बचाने के लिए और अच्छे रिटर्न भी आपको मिल पाए, तो आपको कौन कौन से अच्छे इन्वेस्टमेंट है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है आपके पास जहां पर कि आप निवेश कर सकते हैं। तो क्रिप्टो तो फिलहाल बलवंत जी की तरफ से नो है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो इन सब नए नियमों का, नए बातों का, और क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रिस्क से भी जुड़ा हुआ है तो उस पर भी ध्यान दें और टैक्स भी इस पर लगता है, इसका भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए, अब एक और नया नियम आया था जिसमें कि बिजनेस गिफ्ट और वाउचर्स पे भी जो टैक्सेशन के नियम है वहाँ पर भी कुछ बदलाव हुआ है। तो पहले तो जो एग्जिस्टिंग नियम है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बलवंत जी, क्या नियम है बिजनेस गिफ्ट्स और वाउचर्स पर टैक्स जो
टैक्स नियम है, एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, वो क्या है? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो व्यक्ति बिजनेस करता है या प्रोफेशन कैरी ऑन करता है, उसको जो 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 बिजनेस रिसीट्स या प्रोफेशनल रिसीट्स मॉनेटरीली आती है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी फ्री में आती है। कुछ इंसेंटिव आएगी या साथ में कुछ फ्री सैंपल वगैरह आ जाता है, तो वो वैसे शुरू से टैक्सेबल रहे हैं सेक्शन 28 में। परंतु चूंकि जो ये फ्री गिफ्ट बांटता है या जो कोई इंसेंटिव के फॉर्म में जो देता है उस सामने वाले अपने बिजनेस एसोसिएट को, इसका कहीं पे भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं था, तो सामने वाला कभी भी इसको रिपोर्ट नहीं करता था। जैसे उदाहरण के लिए आप डॉक्टर को सैंपल मिलता है तो वो भी टैक्सेबल है। अब जैसे आप कोई डीलर अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो जो सप्लायर है, जो कंपनी है, उनको वो फॉरेन ट्रिप पे ले जाती है, तो वैसे जो एग्जिस्टिंग रूल है उसके हिसाब से वो जो फॉरेन ट्रिप की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो बिजनेस इनकम है, और सेक्शन 28 के हिसाब से जो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है गया उसके हाथ में टैक्सेबल है। परंतु चूंकि यह रिपोर्ट नहीं होता था, इसके लिए अभी तक मतलब उसके हाथ में वो टैक्स भरता ही नहीं था, उसको रिपोर्ट ही नहीं करता था, तो टू दैट एक्सटेंट गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। ओके, तो फिर इसमें बदलाव करने के लिए फिर सरकार ने क्या नए नियम लाए, और अब अगर बिजनेस गिफ्ट और वाउचर्स दिए जा रहे हैं किसी की तरफ से, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टीडीएस से जुड़ी? देखिए ऐसा है कि मैं जैसे बताया कि ये चूँकि जो 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 ये देता है, जो बिजनेस वाला जो जो ये गिफ्ट वाउचर देता है या टूर किया जाता है या कहीं कुछ भी जो खर्चा करता है, वो रिपोर्ट नहीं करता था, तो सामने वाला बताता नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने ये नया टीडीएस का रूल बजट में इम्प्लीमेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया, जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर आपका पूरे साल में अगर आप किसी को गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं या कोई भी प्रकार का बिजनेस इंसेंटिव दे रहे हैं, भले वो चाहे मॉनेटरी है या नॉन मतलब रुपए में कन्वर्टिबल है, नहीं कन्वर्टिबल है, कैश में है, पार्ट कैश पार्ट काइंड है, तो आपको अगर 20,000 से ज़्यादा है तो आपको उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। और यह दोनों एप्लीकेबल होता है बिजनेस टू बिजनेस वाला, मतलब जो बिजनेस कर रहा है और सामने वाला भी बिजनेस वाला है। परंतु अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, या आप प्रोफेशनल है और आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आपको यह टीडीएस प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। परंतु वापस मैं कहना चाहूँगा कि यह सिर्फ ड्यूटीएस प्रोविज़न ही इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, परंतु ये लोग जो फ्री गिफ्ट जिनको सामने वाले को देते हैं, उनका तो लीगल ड्यूटी है कि वो अपना उसे इनकम में बताए। और यह जब मैं बस वापस एलाबोरेट करना चाहूँगा कि जैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर वगैरह है या ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, उनको भी बहुत सी चीज़ें फ्री में देती है कंपनी मॉडलिंग वगैरह के लिए, तो उनका भी मॉनेटरी वैल्यू अगर 20,000 से ज़्यादा है तो उस पर उनको टीडीएस काटना ज़रूरी है। और उस पर उनको जो सामने वाला रेसिपिएंट है, जो मॉडल है या जो इन्फ्लुएंसर है, उसको ऐसी रिसीट्स को अपनी इनकम टैक्स का रिटर्न में बताना, एज ए बिजनेस इनकम बताना ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपके स्क्रीन पर हम देखिए चलाएंगे भी कि किन किन के ऊपर ये नए नियम लागू होते हैं। काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, डॉक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स, काफ़ी तरह के लोग हैं जिन पर कि ये नए नियम अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई से, तो उनको इन नियमों का ध्यान भी रखना होगा। इस पर एक अगला सवाल मेरा यही होगा कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि एम्प्लॉयर के द्वारा भी एम्प्लॉयज़ को कुछ गिफ्ट और वाउचर्स मिलते हैं, क्या वो भी इसके अंडर में आते हैं? देखिए पूजा, ऐसा है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो चीज़ें प्रोवाइड करता है, या तो मॉनेटरी वैल्यू है तो वो सैलरी में गिना जाता है, और ऐसे कुछ भी गिफ्ट वगैरह देता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में उसको परक्विजिट गिना जाता है, और उसके ऊपर वो पहले परक्विजिट रूल्स है उसके हिसाब से टैक्सेबल है। और सेक्शन 192 के हिसाब से एम्प्लॉयर का ड्यूटी है कि जो टैक्सेबल परक्विजिट है उस पर
उसको टैक्स काटना है, और वो रूल काफ़ी सालों से है। तो ये जो नया टीडीएस का रूल आया है बिजनेस गिफ्ट वगैरह का, वो एम्प्लॉय पे लागू नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी। अच्छा, ये टीडीएस काटना कब चाहिए? अच्छा, जब जब आप ये गिफ्ट दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, या जैसे आप ट्रिप पे ले जा रहे हैं, उसके पहले काटना जरूरी है। मतलब आप देने के बाद नहीं काटना है, पहले काटना है। और अगर जैसे कई बार क्या होता है, आप गिफ्ट टेंजिबल गिफ्ट दे रहे हैं, पैसा तो दे ही नहीं रहे, तो टीडीएस कैसे काटने का? तो आप वो जो हैंडओवर करने के पहले आपको इंश्योर करना है कि रेसिपेंट ने उसके ऊपर टैक्स भर दिया है। तो वो तो रेसिपेंट को टैक्स का चालान वगैरह है, वो बता के कह सकता है कि मैंने ये टैक्स भर दिया है, टैक्स भर दिया। बिल्कुल, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरह की बेनिफिट कोई दे रहे हैं तो टीडीएस पहले ही काट लें, उसका एक रिसिप्ट या चालान अपने पास रखें जिसका कि आपके पास प्रूफ हो कि आप वो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आज हमने आपको बताया ये जो नए नियम 1 जुलाई से लागू हुए हैं। अगर आप क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, वीडीएस में डील कर रहे हैं, या फिर किसी तरह का गिफ्ट, बिजनेस गिफ्ट और वाउचर्स आपको मिल रहा है, तो उस पर किस तरह का टीडीएस के नए नियम आए हैं, इस पर हमने चर्चा की। चलिए, आपके भी कुछ सवाल हमें आए हैं, वो भी एक एक करके शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल हमें आया एक दर्शक का, और इनका सवाल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़ा इनका सवाल है। बलवंत जी, इनका सवाल है कि 2021-22 में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बेचने पर इन्हें 40 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो टैक्स बचाने के लिए इन्होंने 20 लाख तो एनएचआई कैपिटल गेन बॉन्ड्स में लगा दिए। जो बाकी बचा हुआ बैलेंस था 20 लाख का, वो उन्होंने मार्जिन मनी के तौर पर दे दिया। एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट उन्होंने खरीदा जो कि 50 लाख की लागत का था, तो वहां पर इन्होंने एज ए मार्जिन मनी के तौर पर वो 20 लाख दे दिए। अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो 20 लाख इन्होंने दिया है एज ए मार्जिन मनी, उस पर क्या वो किसी तरह का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है पूजा कि आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं, और अगर वो 2 साल रखने के बाद बेची गई है, तो वो प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और उस पर आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। या तो आप जो कैपिटल गेन है वो दूसरा नया रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करें, या आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, या आप दोनों कर सकते हैं। चूँकि ये जो आप केस बता रही है, उन्होंने बॉन्ड में 20 लाख रुपया डाल दिया है, 40 लाख रुपए का उनका प्रॉफिट है, तो बाकी का 20 लाख रुपया वो एज ए मार्जिन मनी दे रहे हैं। मतलब अपना ये जो घर खरीद रहे हैं उसका, उसमें शायद अपना शेयर दे रहे हैं। तो कैपिटल गेन का जो एग्जम्पशन है वो ये 54 में मिलेगा, और जो बॉन्ड का उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो एग्जम्पशन उनको 54 ईसी में मिलेगा। दोनों एग्जम्पशन उनको मिलेगा। परंतु ये जो बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट है, वैसे उन्होंने तो कर दिया है, पर बाकी व्यूअर के लिए बता दूं कि ये 6 महीने के भीतर करना पड़ता है। और जो घर में जो निवेश करना है, अगर आप रेडी टू मूव इन हाउस में जा रहे हैं तो असेट बेचने के 2 साल के भीतर करना पड़ता है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं तो आपका ये जो प्रॉपर्टी है वो 3 साल के भीतर तैयार होना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप ये पैसा जो अपनी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उसके पहले यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, तो वो जो जितना पैसा अनयूटिलाइज्ड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स, उसको आपको कैपिटल गेन स्कीम के अंदर एक बैंक अकाउंट होता है उसमें जमा कराना पड़ेगा। और आप जब भी घर के लिए पैसा देना चाहते हैं वो पैसा वहाँ से निकाल के दे सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, ये एक काफ़ी अच्छा सवाल था इनका, और काफ़ी दर्शकों का कंफ्यूजन भी इस सवाल के जरिए दूर हुआ होगा। बलवंत जी, एक और सवाल आया है, शेयर मार्केट से जुड़ा है। इन्होंने शेयर्स जो है इनको 5 साल पहले मिले थे, इन्होंने खरीदे नहीं थे, इनहेरिट किए थे, इनको मिले हैं ये शेयर्स और इनके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो ये शेयर्स बेचते हैं तो फिर इनके पास तो कोई कॉस्ट, इन्होंने तो कॉस्ट इनकर की नहीं थी, तो उस पर जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगा, इनको कितना टैक्स यहाँ पर देना पड़ सकता है? ये जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो 5 साल पहले इनको जो शेयर मिले हैं वो या तो गिफ्ट में मिले हैं या वसीयत में मिले हैं। तो अगर कोई भी असेट गिफ्ट में या वसीयत में मिलती है तो जिसको मिली है उसके लिए हालांकि उसकी कॉस्ट नील है, मतलब उसने कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करी है, परंतु कैपिटल गेन पर्पज़ के लिए जो पुराने वाले ओनर में जिसने भी इसके लिए भुगतान किया है
वो कॉस्ट गिनी जाती है और होल्डिंग पीरियड भी वहीं से गिना जाता है। चूँकि ये और अगर ये असेट उन सामने वाले ने, जो पुराना वाला जो ओनर, कोई भी ओनर है, उसने 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी है, तो आपके पास ऑप्शन है 1 अप्रैल 2001 का जो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट में पकड़ सकते हैं। ये चूंकि शेयर डीमैट अकाउंट में है, मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि ये लिस्टेड शेयर्स है, तो लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के लिए पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हुआ करता था सेक्शन 1038 में, परंतु उसको 2018 के बजट में चेंज कर दिया। तो अगर उसमें ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न आ गए हैं, और ग्रैंड फादरिंग प्रोविज़न के हिसाब से जो शेयर्स की जो आपके पास है और जो आप 31 मार्च 2018 के बाद बेचते हैं, उसमें आपकी जो कॉस्ट है 31 जनवरी 2018 को है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ सकते हैं। मतलब 31 जनवरी 2018 तक जो प्रॉफिट हुआ है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री हो गया, और उसके बाद वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर शुरू के 1 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो आपकी इनकम में गिना जाएगा और उसके ऊपर 0 रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। और बाकी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर फ्लैट 10% लगेगा, भले वो आपका 10 लाख का प्रॉफिट हो या 10 करोड़ का प्रॉफिट हो, उसके ऊपर आपको एजुकेशन, ये जो सेस है और जो सरचार्ज वगैरह, वो जो आपके ऊपर रेट एप्लीकेबल है आपकी इनकम के हिसाब से, वो आपको देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन करने का तरीका भी बता दिया, किस तरीके से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, ये भी हमने डिटेल में समझा। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमें आज समझाने के लिए इस टॉपिक के बारे में, जो भी क्रिप्टो पर और बिजनेस और गिफ्ट वाउचर्स, बिजनेस गिफ्ट और वाउचर्स से पर जो TDS के नए नियम आए हैं उसके बारे में भी डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।